नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। 15 राज्यों के 57 राज्यसभा सीटों पर हुआ किस्मत का फैसला। सिर्फ 16 सीटों पर ही हुए चुनाव। केंद्रीय चुनाव आयोग की होती है चुनाव कराने की जिम्मेदारी। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट जारी। यूजर्स के हित में अपीलीय फोरम बनाने का प्रस्ताव। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तैयार किया मसौदा। भारत और इजराइल के बीच विजन स्टेटमेंट पर हुए दस्तखत। रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है मकसद। लेटर ऑफ इंटेंट का भी हुआ आदान प्रदान। केंद्र सरकार ने जन समर्थ वेब पोर्टल किया लॉन्च। क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को एक मंच पर लाएगा यह पोर्टल। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है मकसद। और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में पिछड़ा भारत। सतत विकास रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज। 2030 तक सभी 17 टारगेट को प्राप्त करना है लक्ष्य। हाल ही में पंजाब के मनसा जिले के एक सिंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद से देश के भीतर गन कल्चर का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। गौरतलब है कि भारत में गन्स या बंदूकों के रेगुलेशन के लिए इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 मौजूद है। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी बंदूक या गोला बारूद को तब तक प्राप्त, धारण या अपने साथ में नहीं रख सकता जब तक कि उसके पास अधिनियम के अनुसार जारी लाइसेंस ना हो। कानून यह है कि गन्स डीलर या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राइफल एसोसिएशन का सदस्य ही एक समय में 2 से अधिक बंदूकें रख सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता या प्रसिद्ध निशानेबाज को अभ्यास के लिए कुल 12 बंदूकें रखने की अनुमति है। वहीं जूनियर लक्ष्य निशानेबाजों या आकांक्षी निशानेबाजों के पास निशानेबाजी अभ्यास के लिए 2 हथियार हो सकते हैं। इन छूटों के अलावा इन निशानेबाजों को आम नागरिकों के समान लाइसेंस लेकर 2 बंदूकें रखने की अनुमति है। हालांकि यह अधिनियम कुछ लोगों के लिए बंदूकें रखने या इनकी बिक्री करने पर रोक लगाता है। इनमें वो व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें हिंसा या नैतिक भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के लिए दोषी पाया गया हो या उनकी सजा समाप्ति के 5 साल पूरे नहीं हुए हो। इसके अलावा 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति, विकृत दिमाग वाले और बॉन्ड पर जेल से बाहर रहने वाले व्यक्ति भी बंदूक नहीं रख सकते। इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 के तहत गन्स या बंदूक रखने के लिए सक्षम प्राधिकरण से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई भी लाइसेंस जारी होने की तारीख से 5 साल के लिए वैध होता है और लाइसेंस की वैधता समाप्त होने पर इसके नवीनीकरण के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। गौरतलब है कि लाइसेंस जारी न करने का कारण प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में देना पड़ता है। साथ ही केंद्र सरकार निर्दिष्ट अशांत क्षेत्रों में हथियार रखने या ले जाने पर रोक लगा सकती है। इसके अलावा व्यक्तियों को बंदूकों पर नाम, संख्या या अन्य पहचान चिन्ह बदलने, हटाने आदि की अनुमति भी नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बंदूकों या गोला बारूद का निर्माण या परिवहन करता है तो उसे कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। इसी तरह प्रतिबंधित हथियार रखने, बेचने या परिवहन करने पर भी कम से कम 7 साल के कारावास की सजा हो सकती है। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले सिंडिकेट से जुड़े व्यक्तियों को कम से कम 10 साल और कुछ मामलों में आजीवन कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। बीते 10 जून को हुआ राज्यसभा चुनाव कई कारणों से सुर्खियों में रहा था। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने थे, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक की 16 सीटों पर ही चुनाव कराने की जरूरत पड़ी। इसकी वजह है कि 41 राज्यसभा उम्मीदवारों को पिछले हफ्ते ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। गौरतलब है कि हरियाणा में राज्यसभा सीटों की संख्या 5, महाराष्ट्र में 19, राजस्थान में 10 और कर्नाटक में 12 है। सबसे अधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 31 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों से संबंधित प्रावधान संविधान की 4वीं अनुसूची में दिए गए हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है।
इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत मनोनीत सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। मनोनीत सदस्यों के लिए प्रावधान है कि नियुक्त किए जाने के बाद 6 महीने के भीतर ये किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनावों की जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की होती है। राज्यसभा का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। इसमें विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। साथ ही गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। गौरतलब है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं, बल्कि जनसंख्या के आधार पर होता है। यानी जिस राज्य की आबादी जितनी ज्यादा होगी, वहां राज्यसभा सीटों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। खनन और इससे जुड़े मुद्दे किसी न किसी कारण हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े प्रावधानों एवं पालन प्रक्रियाओं के स्तर पर की जा रही लापरवाही के लिए उड़ीसा हाई कोर्ट को फटकार लगाई। साथ ही उच्च न्यायालय को आदेश दिया है कि खनन मामलों की अनुमति और इनके स्टेटस क्यू से जुड़े मामलों को 6 माह के अंदर निपटाया जाए। दरअसल उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कंपनियों के पुराने माइनिंग अप्रूवल के स्टेटस क्यू अर्थात यथास्थिति को बरकरार रखते हुए कंपनियों को अग्रिम खनन की अनुमति दे दी थी, जिसके आधार पर ये कंपनियां धड़ल्ले से खनन कार्य कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि खनन कंपनियों को केंद्र और अन्य प्राधिकरणों द्वारा खनन से पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना जरूरी होता है, लेकिन कंपनियों ने इसका पालन नहीं किया है। इसलिए वर्तमान में कंपनियों द्वारा की जा रही खनन गतिविधियां अवैध हैं। लिहाजा शीर्ष अदालत ने जोर देते हुए फॉरेस्ट क्लियरेंस की अनुमति को कंपनियों के लिए जरूरी बताया है। आपको बता दें कि खनिज के विकास एवं विनियमन का जिम्मा राज्य सरकार को दिया गया है, जबकि इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने साल 1957 में खान एवं खनन विकास एवं विनियमन कानून पास किया था। इसी का पालन करते हुए राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में खनन के विनियमन का कार्य करती हैं। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए खनन अनुमति के बाद कंपनियों को पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण अप्रूवल लेना जरूरी होता है। पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के बाद किसी भी क्षेत्र में खनन की अनुमति देता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इको सेंसिटिव जोन पर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। कोर्ट ने प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की निर्धारित सीमा के चारों ओर कम से कम 1 किलोमीटर का अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन होने की बात कही। शीर्ष अदालत का यह फैसला तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में वन भूमि की सुरक्षा के लिए दायर की गई एक याचिका पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशा निर्देश में कहा कि यदि किसी राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित वन के चारों ओर पहले से ही 1 किलोमीटर से ज्यादा का बफर जोन है तो वह यथावत बना रहेगा, लेकिन अगर इनके चारों ओर बफर जोन की सीमा का निर्धारण किया जाना वैधानिक निर्णय के लिए लंबित है तो अंतिम निर्णय आने तक इनके चारों ओर 1 किलोमीटर का सेफ्टी जोन बनाए जाने वाला अदालत का निर्देश लागू होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के भीतर खनन और इको सेंसिटिव जोन के भीतर किसी भी स्थायी ढांचे या निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि अदालत के इस निर्णय के पालन कराने की जिम्मेदारी प्रधान मुख्य वन संरक्षण और राज्यों के गृह सचिवों की होगी। साथ ही प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को इको सेंसिटिव जोन के भीतर मौजूद निर्माण संरचनाओं की एक सूची बनानी होगी। 3 महीने के अंदर शीर्ष अदालत को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि इको सेंसिटिव जोन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। आमतौर पर संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जाता है। हालांकि संवेदनशील गलियारे और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को भी इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता है।
आपको बता दें कि इको सेंसिटिव जोन्स का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास होने वाली विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित और विनियमित करना है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र को इन गतिविधियों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। इस संशोधन ड्राफ्ट में सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत अपीलीय समितियां बनाने का प्रस्ताव है। हालांकि पिछले साल आए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि सोशल मीडिया कंपनी या इंटरमीडियरीज द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी शिकायतों का संतोषजनक और निष्पक्ष समाधान नहीं करते हैं। ऐसे में इन यूजर्स के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक अपीलीय फोरम के गठन का प्रस्ताव किया गया है। जारी मसौदे में केंद्र सरकार द्वारा शिकायत अपीलीय समितियों के गठन की बात कही गई है। इन शिकायत अपीलीय समितियों में एक अध्यक्ष और एक ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर नियुक्त किया जाएगा। ये अपीलीय समितियां सोशल मीडिया कंपनियों जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब द्वारा किए गए कंटेंट मॉडरेशन निर्णयों की समीक्षा करेगी। साथ ही इनके पास सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा लिए गए निर्णयों को बदलने की भी शक्ति होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई यूजर किसी सोशल मीडिया कंपनी के शिकायत अधिकारी द्वारा लिए गए कंटेंट मॉडरेशन निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह उस निर्णय के खिलाफ सरकार द्वारा नियुक्त शिकायत अपीलीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है। इसके बाद शिकायत अपीलीय समिति द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसका अनुपालन संबंधित सोशल मीडिया इंटरमीडियरी द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में यूजर्स के पास कंपनियों के कंटेंट मॉडरेशन निर्णयों के खिलाफ अदालतों का दरवाजा खटखटाना एकमात्र उपाय है। इसके अलावा नए ड्राफ्ट में सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालने का सुझाव भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई यूजर ऐसे कंटेंट के बारे में शिकायत करता है जो बिल्कुल भ्रामक है या किसी कॉपीराइट का उल्लंघन करता है या भारत की अखंडता के लिए खतरा है, तो शिकायत अधिकारी को इसे 72 घंटों के भीतर जल्द से जल्द संज्ञान में लेना होगा। गौरतलब है कि मौजूदा नियमों के तहत शिकायत अधिकारियों के पास यूजर्स की शिकायतों पर कार्रवाई करने और उनका निपटान करने के लिए 15 दिन का समय होता है। इस ड्राफ्ट में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि नए जवाबदेही मानकों को सुनिश्चित करने के बाद किसी भी तकनीकी प्लेटफॉर्म द्वारा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही पिछले साल आए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में जो भी खामियां हैं, ये प्रस्तावित संशोधन उन खामियों को दूर कर देंगे। भारत और इजराइल ने लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए हाल ही में एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विजन स्टेटमेंट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इजरायली समकक्ष बेनी गैट्स के बीच हुए एक बैठक में अपनाया गया है। साथ ही बैठक में भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट का आशय पत्र का भी आदान प्रदान किया गया। इस बैठक के दौरान रणनीतिक वैश्विक चुनौतियों, सैन्य सहयोग, रक्षा प्रौद्योगिक क्षेत्र में सहयोग एवं ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि विषयों पर चर्चा हुई। मिलिट्री ट्रेनिंग, अनमैन्ड एरियल व्हीकल और रक्षात्मक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सहयोग साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान डीआरडीओ और इजराइल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के बीच हुए सहयोग समझौता भी चर्चा का विषय बना। यह समझौता दोनों देशों के बीच विकासात्मक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि इजराइल एक तकनीकी महाशक्ति है और भारत एक औद्योगिक महाशक्ति है। ऐसे में यह विजन स्टेटमेंट दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ साथ नवीन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, भारत और इजराइल एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें अपनी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, आतंकवाद से लड़ना आदि शामिल है। ऐसे में यह विजन स्टेटमेंट दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आपको ध्यान दिला दें कि इससे पहले अक्टूबर 2021 में दोनों देशों ने
द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान हेतु व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स के निर्माण पर भी सहमति जताई थी। वित्तीय समावेशन की दिशा में नया कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया। इसकी मदद से लोग बिना बैंक का चक्कर लगाए लोन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। गौरतलब है कि इसके तहत लगभग 12 प्रकार की सरकारी वित्तीय योजनाओं को कवर किया गया है। बीते दिनों कॉरपोरेट एवं वित्त मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में जन समर्थ पोर्टल के साथ साथ प्रधानमंत्री ने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के विशेष सिक्के भी जारी किए। जन समर्थ पोर्टल एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है जो केंद्र सरकार की क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को एक ही मंच पर जोड़ने का कार्य करता है। इसका लाभ यह है कि इच्छुक व्यक्ति इसमें दी गई सरकारी योजनाओं के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकता है। जिस योजना की पात्रता वो रखता है उसमें लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। यह पोर्टल सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और पात्रता की जांच करने के अलावा बैंक या वित्तीय संस्थान से डिजिटल स्वीकृति भी प्रदान कराने में मदद करेगा। गौरतलब है कि इस पोर्टल के तहत 125 से अधिक बैंक और वित्तीय संस्थानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जोड़ा गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए 8 मंत्रालयों को भी इस मंच पर लाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं को कवर किया जा सके। इस पोर्टल पर सरकारी वित्तीय योजनाओं को लोन की 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सरकार का मानना है कि लोन की श्रेणियों के विभाजन से लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए इस पोर्टल का शिक्षा, कृषि, अवसंरचना, आजीविका और व्यवसाय पर मुख्य फोकस है। कोरोना पेंडेमिक के दौरान वैश्विक स्तर पर बढ़ी अनुसंधान प्रवृत्ति के मद्देनजर भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। बेंगलुरु स्थित IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम पेप्टाइड्स या मिनी प्रोटीन का एक नया वर्ग तैयार किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इनके द्वारा बनाया गया यह प्रोटीन SARS-CoV-2 जैसे वायरस को निष्क्रिय करने या उनसे लड़ने में सक्षम है। वायरस के प्रवेश को रोकने के अलावा मिनी प्रोटीन वायरस के संक्रमित करने की क्षमता को भी कम कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 और ACE2 स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करने के लिए SIH5 नामक मिनी प्रोटीन का प्रयोग किया है। गौरतलब है कि ACE2 रिसेप्टर प्रोटीन 3 एक समान पॉलीपेप्टाइड्स कॉम्प्लेक्स का बना होता है। इस कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स में RBD अर्थात रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है। इस प्रोटीन के जुड़ने की क्षमता के कारण ही SARS-CoV-2 वायरस मानव शरीर में उपस्थित ACE2 रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ पाता है। आपको बता दें कि SIH5 मिनी प्रोटीन ACE2 और SARS-CoV-2 के जुड़ने की क्रिया को बाधित करेगा। इस प्रकार SIH5 मिनी प्रोटीन एक साथ कई वायरस के स्पाइक को निष्क्रिय करने में सक्षम हो सकता है। हाल ही में दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नामक गैर लाभकारी संस्था के शोधकर्ताओं की एक टीम ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड बिजली संयंत्र का दौरा किया। इस दौरे का मकसद इस साल स्थापित किए गए वाइब्रेटिंग ग्रेट बॉयलर तकनीक पर आधारित बायोमास बिजली संयंत्र के संचालन और प्रभाव का अध्ययन करना था। गौरतलब है कि वाइब्रेटिंग ग्रेट बॉयलर तकनीक की खोज डेनमार्क द्वारा की गई थी। इस तकनीक पर आधारित बिजली संयंत्र इसलिए खास होते हैं क्योंकि इनमें सभी प्रकार के कृषि अवशेषों के साथ पराली को भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। वहीं अभी तक बिजली उत्पादन के लिए बायोमास संयंत्र में कुछ चुनिंदा बायोमास का ही ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि बायोमास पावर प्लांट कोल पावर प्लांट की तरह ही कार्य करते हैं, बस अंतर इतना होता है कि इनमें ईंधन के रूप में कोयले की जगह पर बायोमास का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर वाइब्रेटिंग ग्रेट बॉयलर बायोमास संयंत्र की बात करें तो इसमें बायोमास को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए वाइब्रेटिंग ग्रेट का प्रयोग किया जाता है। वाइब्रेटिंग ग्रेट का प्रयोग करने से किसी भी बायोमास को ईंधन के रूप में प्रयोग करने में आसानी होती है। असल में वाइब्रेटिंग ग्रेट बॉयलर बायोमास संयंत्र में कृषि अवशेषों या अपशिष्टों को प्रयोग करने के लिए किसी बड़े संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह पराली के निपटान का एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि बायोमास आधारित बॉयलर
कोयला आधारित बॉयलर जितना ही कुशल है और यह कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के बराबर ही बिजली का उत्पादन करता है। आपको बता दें कि केंद्रीय बिजली मंत्रालय के अनुसार देश की कुल बिजली मांग का लगभग 2.6% हिस्सा बायोमास से पूरा होता है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बायोमास जैसे खोई, कृषि आधारित अवशेष आदि से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त सहायता की भी घोषणा की है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSE द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रत्येक 4 में से 3 नदी निगरानी स्टेशनों ने भारी धातु प्रदूषण दर्ज किया है। इन स्टेशनों ने सीसा, लोहा, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम एवं तांबा जैसी भारी धातुओं के खतरनाक स्तर को दर्ज किया है। देश की जीवनधारा कही जाने वाली गंगा नदी के 33 निगरानी स्टेशनों में से 10 स्टेशंस में प्रदूषकों का उच्च स्तर पाया गया है। खनन, कबाड़ उद्योग और धातु संबंधी विभिन्न उद्योग पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जहरीली धातुओं को मुक्त करते हैं। ये धातु विभिन्न माध्यमों से नदी में पहुंचकर प्रदूषण के स्तर को बढ़ाती है। इन भारी धातु प्रदूषकों से न केवल मनुष्यों पर बल्कि अन्य जीवों तथा वनस्पतियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत के 28 राज्यों में 764 नदी गुणवत्ता निगरानी स्टेशन हैं। अगस्त 2018 से दिसंबर 2020 के बीच केंद्रीय जल आयोग ने भारी धातुओं की जानकारी के लिए 668 स्टेशनों से एकत्रित पानी के नमूनों का परीक्षण किया। परीक्षण में पाया गया कि 239 में कोलीफॉर्म और 88 स्टेशंस में बायोकेमिकल ऑक्सीजन की मांग अधिक थी। इससे पता चलता है कि उद्योग, कृषि और रिहायशी घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का उपचार खराब तरीके से किया जा रहा है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2022 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार 1990 और 2018 के बीच भारत की 1/3 से अधिक तट रेखाओं में कुछ हद तक क्षरण देखा गया है। इस संबंध में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक प्रभावित है क्योंकि यहाँ तट रेखा कटाव 60% से अधिक है। तट रेखा कटाव के कारणों में बार बार चक्रवातों का आना, समुद्र स्तर में वृद्धि, मानव जनित गतिविधियां जैसे कि बंदरगाहों का निर्माण, समुद्र तट खनन और बांधों का निर्माण प्रमुख है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के कुल वन क्षेत्र में वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के बीच 0.5% की वृद्धि हुई है। हालांकि अधिकांश वृद्धि खुले वन क्षेत्र में हुई है, जिसमें वाणिज्यिक वृक्षारोपण शामिल है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भारत में लगभग 77.53 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र है। शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान तथा विश्व संसाधन संस्थान ने संयुक्त रूप से एक अभ्यास आधारित शिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसका मकसद विभिन्न सेक्टरों तथा भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु कार्रवाई में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए शहरी पेशेवरों के बीच क्षमता निर्माण करना है। यह एक फेस टू फेस कार्यक्रम होगा जिसे सुगम बनाने के लिए मैसूर स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान ने इन दोनों संस्थानों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इस प्रकार प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान LCCM यानी लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट कार्यक्रम का प्रथम डिलीवरी पार्टनर बन गया है। LCCM के अंतर्गत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए एक समन्वित प्रयास की दिशा में मध्य से कनिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं सहित 5000 पेशेवरों को सक्षम बनाना है और उन्हें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं शमन समाधानों के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम की घोषणा करते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल जलवायु परिवर्तनों का मुकाबला करने के लिए बल्कि हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने वाले सतत विकास के लिए एक नए पथ का निर्माण करेगा। LCCM कार्यक्रम के 4 चरण होंगे। पहला चरण ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल है जिसे 8 सप्ताह में पूरा किया जाएगा। दूसरा चरण 4 से 6 दिन तक चलने वाला फेस टू फेस सत्र है। तीसरे चरण में प्रतिभागियों द्वारा 6 से 8 महीनों में एक परियोजना को पूरा करना होगा। अंतिम चरण में नेटवर्किंग और अभ्यास के लिए पेशेवरों के एक वर्ग की स्थापना करना शामिल है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से हाल ही में 76,390 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने तीनों सेनाओं से जुड़े पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई
ताकि तीनों सेनाओं के लिए जरूरी सैन्य संसाधनों की स्वदेशी खरीद को प्रोत्साहन मिल सके। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना के लिए रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक, ब्रिज बिछाने वाले टैंक, व्हील्ड आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और वेपन लोकेटेड रडार की खरीद हेतु फ्रेश एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि AON या एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एक लंबी चौड़ी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का पहला चरण होता है। एक AON को अनुबंध में तब्दील होने तथा सैन्य उपकरणों और प्लेटफॉर्म्स की वास्तविक डिलीवरी में 5 से 15 वर्ष तक का समय लग सकता है। इसी तरह रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन कॉरवेट्स या लड़ाकू जलपोतों की खरीद के लिए भी AON को मंजूरी दी है। ये नेक्स्ट जनरेशन कॉरवेट्स सर्विलांस मिशन, एस्कॉर्ट ऑपरेशंस, सरफेस एक्शन ग्रुप ऑपरेशंस, सर्च एंड अटैक और तटीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन कॉरवेट्स का निर्माण भारतीय नौसेना के नए इन हाउस डिजाइन के आधार पर नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जाएगा। साथ ही रक्षा अधिग्रहण परिषद ने एयरो इंजन सामग्री में स्वदेशीकरण को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डोर्नियर एयरक्राफ्ट्स और सुखोई 30 MKI एयर इंजन्स के निर्माण के लिए भी AON को मंजूरी दी है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप डिजिटल तटरक्षक परियोजनाओं को भी रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी मिली है। इस परियोजना के तहत तटरक्षक बलों में विमान परिचालन, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस और मानव संसाधन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण हेतु एक सिक्योर पैन इंडिया नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। स्वदेशी रक्षा खरीद और निर्माण को प्रोत्साहित करने से जुड़े इस अहम फैसले से न केवल भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विदेशी रक्षा खरीद खर्च में भी कमी आएगी। हाल ही में जारी हुई एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि भारत SDG यानी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इन लक्ष्यों के संबंध में भारत की तैयारी अन्य देशों की तुलना में खराब हुई है। असल में वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2022 के वैश्विक SDG सूचकांक में भारत 163 देशों में 121वें स्थान पर है। इसी सूचकांक में वर्ष 2020 में भारत 117वें और वर्ष 2021 में 120वें स्थान पर था। हालिया रिपोर्ट का दावा है कि भारत को 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 11 लक्ष्यों को हासिल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते SDG तैयारी में भारत की वैश्विक रैंकिंग खराब हो गई है। साथ ही भारत में डिसेंट वर्क फॉर ऑल को सुनिश्चित करने से जुड़ा सतत विकास लक्ष्य 8 भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार सभी सतत विकास लक्ष्यों में से लगभग 10 लक्ष्यों में भारत की प्रगति वर्ष 2021 के समान ही है। इन लक्ष्यों में भुखमरी को समाप्त करने से जुड़ा सतत विकास लक्ष्य 2, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 3 तथा स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़ा सतत विकास लक्ष्य 6 शामिल है। इसके अलावा हालिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने से जुड़ा सतत विकास लक्ष्य 13 हासिल करने की राह पर है। आपको बता दें कि SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 लक्ष्यों का एक समूह है जिन्हें विभिन्न देशों द्वारा वर्ष 2030 तक हासिल किया जाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वर्ष 2015 से इन लक्ष्यों पर संयुक्त राष्ट्र के 163 सदस्य देशों के प्रदर्शन को ट्रैक कर रहा है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में भारत और इजरायल ने पर्यावरण एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने के एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। कथन 2, विजन स्टेटमेंट भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के अलावा नवीन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए क्षमता निर्माण में मदद करेगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न, इको सेंसिटिव जोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इको सेंसिटिव जोन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। 2. इको सेंसिटिव जोन बनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास होने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित और विनियमित करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, वाइब्रेटिंग ग्रेट बॉयलर तकनीक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वाइब्रेटिंग ग्रेट बॉयलर तकनीक की खोज डेनमार्क द्वारा की गई थी। 2. इस तकनीक पर आधारित बिजली संयंत्र पराली को भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा खरीद हेतु फ्रेश एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को स्वीकृति प्रदान की गई। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी लिस्ट में शामिल रक्षा सामग्री हैं: 1. रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक, 2. ब्रिज बिछाने वाले टैंक, 3. व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 4. एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और 5. वेपन लोकेटिंग रडार। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से रक्षा उत्पाद इनमें शामिल है या शामिल हैं। ऑप्शंस है A केवल 1, B केवल 2, C 1, 2 और 3, या फिर D 1, 2, 3, 4 और 5। पांचवा और अंतिम प्रश्न, भारत के SDG सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर वर्ष का युग्म दिया गया है, जबकि दाईं ओर उनसे संबंधित स्थान यानी रैंक दी गई है। तो पहला युग्म है 1. वर्ष 2022 121वां, 2. वर्ष 2020 117वां, 3. वर्ष 2021 120वां। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से सुमेलित है या सुमेलित हैं। आपके ऑप्शन है A केवल 1, B 1, 2 और 3, C केवल 3, या फिर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक संस्था QS यानी क्वार्टरली साइमंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 19वां संस्करण जारी किया गया। रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय में सबसे तेजी से उभरता हुआ संस्थान बताया गया है। इसे शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा IIT बॉम्बे को 172वां, जबकि IIT दिल्ली को 174वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक, कार्यकारी तथा विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं और मुद्दों को उजागर करने तथा जनजातियों के सर्वांगीण विकास का कार्य करेगा। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जनजातीय मामलों के मंत्रालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी लगाई गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली NCR के तहत आने वाली औद्योगिक और घरेलू इकाइयों में कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरह से जनवरी 2023 से प्रतिबंध लगाया जाएगा। गौरतलब है कि यह प्रतिबंध वायु प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार थर्मल पावर प्लांट पर लागू नहीं होगा। गौरतलब है कि अक्टूबर 2022 से उन क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जहां पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति उपलब्ध है, और जनवरी 2023 से उन क्षेत्रों पर लगाया जाएगा जहां अभी उपलब्ध नहीं है। इस साल राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर गुजरात और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर ने पहली, जबकि दिल्ली ने तीसरी रैंक हासिल की है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित 5 मानकों के आधार पर राज्य के प्रदर्शन को मापता है। गौरतलब है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को FSSAI द्वारा जारी किया जाता है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 इन ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को सौंपने की मंजूरी दी है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए करने की भी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है। उनका पूरा क्रिकेट करियर 23 सालों का रहा। सबसे ज्यादा रन बनाने वाली मिताली राज भारत की सबसे सफल महिला कप्तान रही हैं। मिताली ने साल 1999 में 16 साल की उम्र में क्रिकेट में पदार्पण किया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने बीते दिनों नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की। इस पॉलिसी में बलूनिंग, पैराग्लाइडिंग और एरोबेटिक्स सहित 11 विषयों को बढ़ावा देने के लिए 4 स्तरीय शासकीय संरचना को बनाने पर जोर दिया गया है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ किया। ये पहली बार वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 5 पारंपरिक खेल गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता, मलखम्ब और योग शामिल हैं। इन खेलों में शामिल गतका, कलारीपयट्टू और थांग ता पारंपरिक मार्शल आर्ट हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर ने राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान पुनीत सागर अभियान का नवीनतम संस्करण शुरू किया है। इसका मकसद समुद्र तटों, नदियों और झीलों सहित अन्य जल निकायों से प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ करना है। साथ ही स्थानीय आबादी के बीच समुद्र तटों और नदी के किनारों को साफ रखने के महत्व के बारे में जागरूक करना है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।